हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। हमारे आज के वीडियो का थीम है स्टॉक ऑफ द वीक। हम स्टॉक ऑफ द वीक पूरी तरीके से सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे और उस फंडामेंटल एनालिसिस पे जब हमारा सारे क्राइटेरिया फिट बैठ जाएंगे तो उसके बाद हम उसके मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम इन 4 पैरामीटर पर किसी भी स्टॉक को चेक करके हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आरओसीई और आरओई दोनों के ऐड करने के बाद दोनों के एडिशन से अगर ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आरओसीई प्लस आरओई की वैल्यू प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ज़्यादा है तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम अगर पी रेशियो आरओसी प्लस आरओई से कम हो तो ही इन्वेस्ट करें। अगर पी रेशियो कम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे बड़ी जितनी भी कंपनियां बर्बाद होती हैं उनका मेजर जो प्रॉब्लम आता है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है। हम डेट टू इक्विटी रेशियो को 0.05 से अगर ज़्यादा है तो हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब 0.05 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास 100 रुपये का रिजर्व है तो उस कंपनी के पास डेट अधिकतम 50 रुपये का होना चाहिए। 50 रुपये से ज़्यादा का अगर कर्जा है उस कंपनी पे 100 रुपये के रिजर्व के कंपैरिजन में, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और हमारा अगला नंबर है आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी शुड बी मोर देन 20% एंड आरओई शुड बी मोर देन 10%। यहाँ पे आरओई केवल बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि हम जिस कंपनी में आरओसी को कंसीडर करेंगे वहाँ पे हम आरओई को नहीं देखेंगे। और एनबीएफसी कंपनियों में और बैंकिंग कंपनियों में आरओसी नहीं देखना हमें, उन कंपनियों में केवल हमको आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है। और अगला नंबर है जिससे कि हम कि कोई कंपनी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है फंडामेंटली, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस जिन कंपनियों में जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उनमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है। ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन होने का मतलब ये है कि कंपनी में बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, और अच्छी कंपनियों में ही बड़े प्लेयर्स होते हैं। अच्छी कंपनियां जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उनमें बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं। तो चलिए हम आज के अपने शेयर के ऊपर चलते हैं जो स्टॉक ऑफ द वीक है। तो हमारा स्टॉक्स का नाम है कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड। तो हम इसके शेयर पे आ चुके हैं और ये हम वीकली टाइम फ्रेम में हैं। तो ये देखिए कि लॉन्ग रन में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। आईपीओ आने के बाद से अब तक लगातार ये कंपनी बुल रन में चल रही है और अभी भी अपना नया बेस बिल्डिंग करके उसको ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए हम इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। जैसा हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं कि ये अपने बुल रन में चल रही है और अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। देखिए यहाँ से कंपनी शुरू करती है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। फिर अगेन ये कोशिश करती है ब्रेक करने का, फिर ब्रेक करने की कोशिश करती है, फिर यहाँ से बड़ा गिरावट होता है और फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे फिर बेस बना करके ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए दिख रही है। अगर ये लेवल को कंपनी ब्रेक करती है, ये स्टॉक ब्रेक करता है, तो ऊपर के और रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम
स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। कंपनी हमारे जो लेवल है लगभग 2723 से ऊपर का लेवल कंपनी इधर जाकर क्लोज करती है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और हम चलिए अब हम चलते हैं इसके स्टॉप लॉस को कैसे करेंगे। तो अगर हम सीधा इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के इस लेवल के नीचे लगा देते हैं जो कि बनता है 2374 रुपये। और लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूं तो मेरे लिए मूविंग एवरेज 20 है, यही स्टॉप लॉस का काम करता है। चलिए मैं बाकी मूविंग एवरेज को हाइड कर लेता हूं। हाँ, तो ये मूविंग एवरेज 20 है। अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो मैं ऑन द स्पॉट एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा टेक्निकल चार्ट। अब हम चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटली, ये कैसी कंपनी है इसको देखते हैं। ये हम इस कंपनी के फंडामेंटली पे आ चुके हैं, फंडामेंटल पे चार्ट पे आ चुके हैं। ये हम स्कीनर.इन में इंटर किए हैं। और एक कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड जो है ये मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ रुपए है और स्टॉक पी जो है 83 के पास में है और आरओई 36 है और आरओई 27 है। ये दोनों फैंटास्टिक है। आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इसी को देखते हुए स्टॉक पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ है इस कंपनी में तो कोई इशू की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सिंपल सा मतलब ये था कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उससे कितना गुना ज़्यादा कंपनी इनकम अर्न कर रही है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 50 है, यानी कि जितना उसको इंटरेस्ट पे करना होता है उससे ज़्यादा 50 गुना कमाई है इसकी। और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.13, यानी कंपनी के बैलेंस शीट में 100 रुपए का रिजर्व है तो उसके कंपैरिजन में मात्र 13 रुपए का इस कंपनी के ऊपर कर्जे हैं। और हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये देखिए कंपनी सेल्स हर साल ग्रो कर रही है। 2020 में 16 करोड़ थे, फिर 18 करोड़, 32 करोड़, 49, 65, 124 और 156 का ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका होने की पॉसिबिलिटी है। और हम नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं। नेट प्रॉफिट पिछले 6 सालों में 1 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि कंपनी एक्सटेंसिवली ग्रो कर रही है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं 5 साल से इसका सेल्स में 51% से ग्रो है और प्रॉफिट में 85% से ग्रो किया है इसने पिछले 5 सालों में। और स्टॉक भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, 3 साल से 147% से ग्रो किया है। अब चलिए हम चलते हैं इन्वेस्टर्स में। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 65% का शेयर है। प्रमोटर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है, लगभग 1% से भी ज़्यादा कम किया है। और ये सारा का सारा एफआईआई की बात करते हैं, एफआईआई लगभग सेम है, इनमें एफआईआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई ने थोड़ा सा अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग को देखते हैं तो पब्लिक होल्डिंग में 32.97% था और यहाँ पे 33.76% हो गया, यानी कि लगभग 1% पब्लिक ने इसमें खरीदा है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछला साइड में दिखाया था कि पब्लिक होल्डिंग 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 30% से ज़्यादा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने ये रिटेलर्स नहीं है, ये एचएनआईज हैं। एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। महावीर मुकुल अग्रवाल साहब हैं, ये उनकी पत्नी जी हैं, और आशीष कचौलिया साहब हैं। ये इनका अगर स्टेक जोड़ दिया जाए तो मुश्किल से पब्लिक रिटेलर्स के हाथों में 20% से भी कम स्टेक बचता है, यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया था पब्लिक के पास 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस कंपनी में ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और सब थैंक यू वेरी मच।